हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराने जा रही हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो ज्यादातर हर एग्जाम में देखे गए हैं। एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी एग्जाम सभी में देखे गए हैं। तो क्यों ना हम पहले उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी पूरी क्लास पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई डाउट होगा तो बेसिक रिकॉर्डेड क्लास है, आप अपने डाउट्स भी चैट बॉक्स में करेंगे क्लियर। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप फटाफट से ज्योग्राफी का रिवीजन कर लें किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए। वहां आपको जीडी एग्जाम के लिए, एमटीएस एग्जाम के लिए, सीपीओ के लिए गारंटेड एसएससी बैच हमने यहाँ पर पढ़ाया है। उसमें थ्योरी है आपकी पूरी ज्योग्राफी की। तो सारी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आप एक ही दिन में या कुछ दिनों में अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करते रहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने कराए हुए हैं, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो आप फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे और हर बैच के लिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जीडी, एमटीएस, सीएचएस, सीपीओ, सभी के लिए आपको कुछ ना कुछ हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर मिलेगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इतना ही नहीं, आपको हर क्लास का पीडीएफ लेना है, कोई डाउट पूछना है तो आप सबको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी कंट्री तभी अपना विकसित हो सकती है, आयात निर्यात कर सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है, जब वहां पर ट्रांसपोर्ट के जो जितने भी साधन हैं, वो व्हीकल्स की बात करें, रोडवेज की बात करें या रेलवेज की बात करें, वो विकसित होंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह तभी आपका इंडस्ट्रीज लगेंगी, तभी आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मार्केट तक माल जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए भारत में भी ना बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई, जिससे कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारे क्षेत्र आपस में कनेक्ट हो और सभी का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से हो और जितनी भी फैसिलिटी है वो एक दूसरे क्षेत्र में आ जा सके। तो एक है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसमें क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज में उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा। तो ये जो उत्तर में आएगा श्रीनगर और दक्षिण में आएगा कन्याकुमारी। तो उत्तर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक परियोजना है, इसको हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। तो इसमें आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है राजमार्ग की, उसी का एक ये हिस्सा है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ टू प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये उत्पादन को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं का नाम है, ना कि क्रांति का। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो सकते हैं। क्रांति, अभी जैसे रिवॉल्यूशन आपने पढ़ी है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्राउन, राउंड, बहुत सारी रिवॉल्यूशन है। वो भी फसलों के उत्पादन को या किसी चीज के, किसी वस्तु की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो भी हैं। लेकिन ये परियोजना का नाम है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है और इस परियोजना का नाम है नंद बाबा मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना का नाम है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किससे रिलेटेड है, आपके दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए फटाफट से सभी कमेंट भी करते रहिए और अपने डाउट्स वो भी पूछते रहिए। हम आपके कमेंट, तो हम आपके डाउट्स हमेशा देखते हैं। आपको मेहनत करनी है क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसी के लिए आपको रेगुलर पढ़ना भी होगा। एक दिन पढ़ने से नहीं, लेकिन हर रोज पढ़ने से एक दिन आपका एग्जाम क्लियर जरूर होगा। तो चलिए क्वेश्चन करिए, एल नीनो का तात्पर्य क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल नीनो। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है एल नीनो, क्योंकि एल नीनो आप न्यूज में भी सुनते हैं बार बार, एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है। तो एल नीनो क्या है, एल नीनो एक गर्म जलधारा है, हॉट वाटर स्ट्रीम है और कोई ओशन करंट है, समुद्र की धाराएं होती हैं,
ठीक है। समुद्र की धाराओं का इफेक्ट भी हमारे जो एटमॉस्फेयर उस पर पड़ता है। इवन क्वेश्चन में आता है कि भारतीय मानसून को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उनमें से आपका एक एल नीनो भी है जो पैसिफिक ओशन की एक गर्म जलधारा है और इसका प्रभाव भारत में पड़ता है। जब एल नीनो उत्पन्न होती है 2 से 7 साल के बाद उत्पन्न होती है। इसका ओरिजिन पीरियड है 2 to 7, 2 से 7 साल के बाद में या बीच में ये उत्पन्न हो सकती है। हर साल ये उत्पन्न नहीं होती, ये भी इसका एक क्वेश्चन है कि कितने साल के बाद या हर साल उत्पन्न होती है। तो याद रखना हर साल के बाद नहीं, 2 से 7 साल के बाद में ये उत्पन्न होती है। क्लियर। और इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है और इसकी वजह से जो इंडियन मानसून है क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जब एल नीनो उत्पन्न होगी तो भारत में कम वर्षा होगी। जब लानिनो भी एक ओशन करंट है तो भारत में ज्यादा वर्षा होगी। क्लियर। याद रखना बेटा, पैसिफिक ओशन की गर्म धारा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन मेल चैनल इन इंडिया? तो होता क्या है, भारत में जैसे कि बताया ट्रांसपोर्ट जितना विकसित होगा भारत में किसी भी देश में उतना ज्यादा वो और जल्दी वो जो कंट्री है वो डेवलप होगी। तो ट्रांसपोर्ट का साधन जरूरी है। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो पाइपलाइन भी होता है, सड़कें भी होते हैं, बहुत सारे हैं और इनमें से हमारा एक डाक भी है। तो डाक व्यवहार का जो मार्ग है उसको हम बोलते हैं ग्रीन चैनल। पोस्ट आपको पता ही होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो व्यवहार का मार्ग है ग्रीन चैनल। पाइपलाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के द्वारा हम पेट्रोलियम केरोसिन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो सभी का अपना अपना परियोजनाएं होती है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको रखना है याद। क्वेश्चन है, उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच की सीमा का काम करता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर that serves as the boundary between यूरोप एंड अफ्रीका? तो बेटा ये क्या, देखिए जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स जो जुड़े हुए हैं वो जल मार्गों के द्वारा ही जुड़े हुए हैं, या तो ओशन के द्वारा जुड़े हुए हैं या सी के द्वारा जुड़े हुए हैं, या फिर जो समुद्र का एक संकीर्ण मतलब ओशन का जो जल है वो पतला जल है, उसका जो मार्ग चौड़ाई कम है और लंबाई अधिक होती है, तो उसको हम बोलते हैं जल डमरू मध्य वाटर स्टेट। ठीक है, जल डमरू मध्य या वाटर स्टेट, और वो है आपका जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या वाटर स्टेट है, वो कहां पर है, वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, याद रखना। और किसका पार्ट है एक तरह से, तो ये अटलांटिक ओशन का ही जल है। जैसे अटलांटिक ओशन है तो अटलांटिक ओशन का ही जल किस में पहुंचा हुआ है, मेक्सिको की खाड़ी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, लार्जेस्ट गल्फ है मेक्सिको की खाड़ी, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। तो ये सब छोटे छोटे पार्ट है अटलांटिक ओशन के। तो जो कॉन्टिनेंट के बीच में जल पहुंच जाता है, एक तरह से जो नहरें होती हैं वो तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन ये भी प्राकृतिक होते हैं, ये नहरों की तरह ही होंगे लेकिन ये नेचुरल होंगे, तो इनको हम बोलते हैं वाटर स्टेट, मार्ग का साधन। क्लियर यहाँ तक? तो इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर रिपीटेड है, आपको रखना है याद। क्वेश्चन है, भारत में महावट क्या है? व्हाट इज महावट इन इंडिया? भारत सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, गर्मी के मौसम के दौरान शुष्क और गर्म हवाएं, मानसून के दौरान बादल फटना। तो ये जो है भारत में जो महावट है वो उसका रिलेशन है सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। अब ये क्या है, देखिए आपको पता है भारत में 2 एरियाज ऐसे हैं जहां पर सर्दियों में बारिश होती है। वो उन 2 एरिया की अगर हम बात करें तो वो है बेटा आपका, वो है आपका एक तो तमिलनाडु, ये वाला रीजन। तमिलनाडु में जो बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में या सर्दियों में, वो होती है रिट्रेटिंग मानसून की वजह से। और एक एरिया है आपका ये एरिया जो है वो है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी भाग भारत का। यहाँ पर जो एरिया पड़ेगा वो आपका दिल्ली पड़ेगा और पंजाब पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत नॉर्थ वेस्ट इंडिया से भी आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यहाँ भी बारिश होती है। यहाँ जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पश्चिमी विक्षोभ छोटे छोटे साइक्लोन एक तरह जो मेडिटेरियन सी से भारत की तरफ आते हैं, तो भारत में बारिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं महावट, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आते हैं। और जब महावट के दौरान जो बारिश होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखिए अक्टूबर जो नवंबर है वो रबी की फसल, रबी क्रॉप को बोने का टाइम होता है। उनमें अगर बात करें हम गेहूं,
जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वीट के प्रोडक्शन के करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन के लिए, सॉरी कल्टीवेशन के लिए रबी फसल को हम बोएंगे अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि इस समय ये जो रबी फसल है ऐसी फसलें होती है जिनको बोते समय कम तापमान और काटते समय अधिक तापमान की जरूरत होती है। तो ये रबी फसल के लिए अच्छी है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं ये आपको क्वेश्चन मिले, घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, कंफ्यूज करके मिलेगा। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं महावट किन फसलों के लिए अच्छी है, तो आप बताएंगे महावट गेहूं के लिए, सरसों के लिए, चने के लिए, जो भी रबी क्रॉप्स है उनके लिए अच्छी मानी जाती है। जबकि आम्र वर्षा, इसके आम्र वर्षा क्या है, कभी कभी भारत में मानसून की जो डेट है 5 जून, उससे पहले भी बारिश आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्री मानसून रेनफॉल, है ना, पूर्व मानसून वर्षा, जो कि आम की फसल के लिए अच्छी होती है। और आम की फसल कब लगते हैं, गर्मियों में लगते हैं, जो बारिश होती है वो गर्मियों में होगी, ठीक है, 5 जून के आसपास। तो गर्मियों के जो फल हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनके लिए बेनिफिट होगी आपकी आम्र वर्षा। सर्दियों की जो क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, उनके लिए जो बेनिफिशियल होगी वो होगी आपकी महावट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। जो लैंग्वेज है वो बदल जाती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज बेस्ट सुटेड फॉर ब्लैक सॉइल। देखिए बेटा, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनको प्रभावित करने वाले, उनको इफेक्ट डालने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सोइल भी है, क्लाइमेट भी है, टेम्परेचर भी है, सरफेस भी है, वो प्लेन है एरिया, माउंटेन है, प्लेट्यूज है, आइलैंड है, कोस्टल एरिया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इवन जो सरकारी नीतियां होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, इवन खुद मानव भी होता है, वो भी डिसाइड करता है। जो पारिवारिक परिवेश होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उनका भी इफेक्ट पड़ता है जो क्रॉप्स के उत्पादन पर। तो बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, ये आप याद रखना। तो इसीलिए ना कुछ जो मिट्टी है, कुछ मिट्टी जो होती है वो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेड होती है। ऐसा नहीं है उस मिट्टी में हम कुछ दूसरी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फसलें को हम कुछ मिट्टी से कनेक्ट करते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। जैसे जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियम सॉइल है, सारी फसलें आप उसमें बो सकते हैं, लेकिन वो गेहूं, गन्ना, चावल के लिए बहुत अच्छी है। रेड सॉइल जो कि किसके लिए अच्छी है, मसालों के उत्पादन के लिए। पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल, जो अच्छी है टी के प्रोडक्शन के लिए, केसर के प्रोडक्शन के लिए। सेम जो ब्लैक सॉइल है वो है कपास, कॉटन के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी। और भारत में सबसे ज्यादा कॉटन सॉइल हमें मिलती है देखने को महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ एमपी के पार्ट में। तो यहाँ पर वोल्केनो आया, वोल्केनो की वजह से यहाँ पर मैग्मा बाहर निकला। मैग्मा जो निकला उसके इरोजन से, उसके कणों के इरोजन से धीरे धीरे वहां पर बहुत अच्छी ब्लैक सॉइल बनी। तो याद रखना वोल्केनो के आने के बाद वहां पर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है। और जो कपास है वह सबसे ज्यादा उसी में होती है। क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। Which of the following peninsular rivers of India is a west flowing river? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा इंडिया है, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट। ये हमारी बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। ये हमारा अरेबियन सी है। तो भारत की कुछ नदियां इस तरह से निकलती हैं, कुछ इस तरह से निकलेंगी। तो अगर हम बात करें पश्चिम की ओर बहने वाले की बात करें तो ये हमारी नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है जो कि एमपी से निकलती है और एमपी से अमरकंटक से निकलकर अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। अरेबियन सी का पर्टिकुलर पार्ट ये जो कि खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंबात में डिस्चार्ज होती है। जबकि कावेरी रिवर कर्नाटक में कुर्ग जिले की पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। गोदावरी नदी जो कि साउथ इंडिया की, पेनिसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। कृष्णा रिवर जो कि महाराष्ट्र से ही निकलती है, महाबलेश्वर हिल से, और ये भी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। तो कई बार ना क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है। तो आप जब मैप पढ़ोगे, आपको ना मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको मैप रीडिंग आनी चाहिए मुझे लगता है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है और जानकारी लेनी भी है इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप
और इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसमें जो भी आपका सिलेबस है वो सारी चीज़ें मैप पर देखनी है, क्योंकि देखिए जो ज्योग्राफी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है। मैप को देख के वो याद हो जाता है, देख कर याद करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ें तो है ही नहीं ज्योग्राफी में। तो आप मैप पढ़िए, अगर आपने मैप रीडिंग आपको आ गई, लोकेशन आपके माइंड में सेट हो गई, कौन सा इंडिया का स्टेट किस लोकेशन पे है, कौन सी रिवर किस लोकेशन पर है, और जो वर्ल्ड है उसमें कौन सी कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से ओशन, कौन से सी किस पार्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो मान लो आपकी 50% ज्योग्राफी तैयार हो चुकी है। तो 50% ज्योग्राफी केवल और केवल मैप के पढ़ने से याद होती है। तो मैप आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग अपना कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाता है ए, क्योंकि नर्मदा अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ एलुवियम सॉइल फाउंड? तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो गंगा का मैदान है उसका 50% एरिया पाया जाता है। और आपको पता है जो गंगा प्लेन है उसका मैदान, उस मैदान का निर्माण किसने किया? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो हमारा ग्रेट प्लेन है उसका निर्माण किया इसने। तो गंगा नदी वाला एरिया ये पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में, क्लियर। और वहां पर कौन सी है? एलुवियम सोइल। आप याद रखना, जब भी कभी भी किसी भी प्लेन का, किसी भी मैदान का निर्माण रिवर्स के द्वारा होगा तो वहां एलुवियम सोइल पाई जाएगी, ठीक है ना। आप कोस्टल एरिया पर कर लीजिए, इवन डेल्टा, जहां डेल्टा बनता है बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, तो वो भी एलुवियम सोइल ही है। रिवर्स जहां भी लेकर आएंगे सेडिमेंट्स अपने साथ माउंटेन्स को काट कर, और जहां भी डिपॉजिट करेंगे वो एलुवियम सोइल है। जबकि जब जो विंड्स चलती है डेजर्ट में बहुत स्पीड से, और डेजर्ट्स का रेत उड़ाकर वो लेकर आती हैं और कहीं पर डिपॉजिट करती हैं, तो उससे जो सॉइल बनती है उसको हम लोएस बोलते हैं। और लोएस आपको देखने को मिलता है चाइना में भी। लोएस का मैदान, लोएस प्लेन, विंड्स मेड प्लेन को हम बोलेंगे लोएस प्लेन, रिवर्स मेड प्लेन को हम बोलेंगे एलुवियम प्लेन। और एलुवियम प्लेन में कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मृदा मिलेगी, एलुवियम सोइल मिलेगी, जो कि गेहूं, गन्ना और चावल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग समर ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो देखिए, भारत का ये वाला हिस्सा है, ये वेस्टर्न कोस्टल घाट है, मीन्स ये पर्वत है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मीन्स ये हिस्सा मैदान है। तो होता क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो मानसून आता है इस डायरेक्शन से आता है, साउथ वेस्ट मानसून इस डायरेक्शन से आएगा। तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में बारिश ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर ये पूरा पर्वत है, ये माउंटेन है, तो माउंटेन इसको रोक लेंगे, और फिर ये मानसून हमारा इस तरफ चलेगा, ऐसे जाएगा, तब भारत में एंट्री करेगा। कुछ मानसून कैसे एंट्री करेगा? यहाँ पर आपकी पासेज है उनसे एंट्री करेगा। भारत में जो मानसून एंट्री करता है ऐसे करता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वेरी सिंपल, ये जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पूर्वी पवन है सिंधु नदी, तो वेस्टर्न घाट है, क्योंकि ये पर्वत है। इस वेस्टर्न कोस्टल घाट की वजह से यहीं पर बारिश हो जाती है और इधर कम बारिश होती है। अगर ये वेस्टर्न कोस्टल घाट, पश्चिमी घाट पर्वत नहीं होता तो सारी बारिश फटाफट से, सारी मानसून अंदर जा सकती थी, लेकिन इसने रोक कर रख लिया, पवनों को रोक लिया, मानसून को रोक लिया, तो सारी रेनफॉल इस तरफ ही होगी। क्लियर डाउट किसी तरह का? क्योंकि देखिए, आपको ना रटना नहीं है, आपको समझना है, तो समझिए और जल्दी से फटाफट से एग्जाम क्लियर कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए, आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए इनमें से कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस विच वाज डेवलप्ड टू द रिड्यूस बर्डन ऑफ ट्रेड ऑफ बॉम्बे पोर्ट। तो आप जानते हैं बॉम्बे को हम बोलते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी, और भारत में सूती वस्त्रों का निर्यात, एक्सपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपको बॉम्बे है, जो कि महाराष्ट्र में है। अब इस पर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। कहाँ पर है? डायरेक्शन लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, यहीं पर है बॉम्बे बंदरगाह। क्लियर? तो इसके बोझ को कम करने के लिए हमने इनमें से कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है, इसके बोझ को कम करने के लिए हमने कांडला बंदरगाह, एक ये मैन मेड है, कुछ जो
ये होते हैं आपके पोर्ट, बंदरगाह, जिस पर हम शिप खड़े करते हैं, सामान का लदान करते हैं, ईंधन डालते हैं, जो यात्री हैं वो आराम करते हैं, तो उसको हम पोर्ट बोलते हैं। जैसे आप देखिए एरोप्लेन कहाँ खड़ा होता है? एयरपोर्ट पर। ट्रेन कहाँ खड़ी होती है? रेलवे स्टेशन पर। बस स्टैंड पर आपको मिलेंगी। नाव जो बोट है वो आपको नदी के तट पर मिलेगी। सेम जो पानी के जहाज, जो शिप मिलेंगे आपको बंदरगाह, पोर्ट पर मिलेंगे। क्लियर? तो पोर्ट है हमारे 13 बड़े बंदरगाह, बाकी छोटे छोटे भी हैं। इनमें से कांडला बंदरगाह गुजरात में है, बॉम्बे महाराष्ट्र में है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, कलकत्ता आपका ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो ईस्ट की तरफ कौन से हैं पोर्ट, वेस्ट की तरफ कौन से हैं पोर्ट, ये भी आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून? देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इजी है, मुझे पता है आप सबको याद होगा, लेकिन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, रिपीट बहुत होता है। अच्छी बात है, रिपीट होता है तो इसलिए आपको भी मैं वो क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो रिपीट होते हैं। क्लियर? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको करनी है ये याद। तो भारत में सबसे पहले मानसून आता है 5 जून डेट है, पर जरूरी नहीं है 5 जून को आए, वो लेट भी हो सकता है, वो पहले भी हो सकता है। इसको हम बोल देंगे साउथ वेस्ट मानसून या अरेबियन सी का मानसून। ये वाला जो मानसून आता है इसको हम बोल देंगे साउथ ईस्ट मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून है इससे पूरे भारत में बारिश होती है, और जैसे जैसे अंदर की तरफ हम चलते हैं, जैसे जैसे मानसून एंट्री करेगा अंदर की तरफ, वर्षा की मात्रा और वर्षा के दिन कम होते जाएंगे। जबकि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, साउथ ईस्ट मानसून है, जैसे ये जाता है यहाँ पर इस तरफ चलेगा तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, जो कि पहाड़ियां हैं मेघालय की, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां इस मानसून को, इस वाटर वेपर को यहीं पर रोक लेती हैं और पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है यहाँ पर मेघालय के मौसिनराम में। मेघालय के मौसिनराम में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, किसकी वजह से? पहाड़ियों की वजह से। कौन सी पहाड़ी? गारो, खासी, जयंतिया। इसीलिए हमने इस वर्षा को जो नाम दिया वो ओरोग्राफिक रेनफॉल नाम दिया, पर्वतीय वर्षा नाम दिया, क्योंकि पर्वत का भी रोल है मेघालय के मौसिनराम में अधिक वर्षा कराने का। और लौटते हुए मानसून से बारिश होती है भारत के तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर। साउथ वेस्ट जो ये पार्ट है हमारा, यहाँ पर बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो हर पार्ट में, हर सीजन में जो रेनफॉल होती है उसका एक बड़ा ज्योग्राफिकल या फिजिकल जो फीचर है उसका एक कारण है। तो आंसर आ जाएगा आपका, सभी को पता है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? तो देखिए इनमें से अगर हम बात करें, पवन करते हैं, क्योंकि भारत में जो बारिश होती है वो मानसून विंड्स की वजह से ही होती है, इसलिए हम उसको मानसूनी वर्षा बोलते हैं। देशांतर नहीं करता है, क्योंकि जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, इससे हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। ये इससे हम क्या निकालते हैं? मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। क्लियर? अक्षांश करता है, बिल्कुल करता है। लैटिट्यूड करेगा, क्योंकि भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है आपका 8 डिग्री से लेकर 37 तक, तो भारत इस हिस्से में है। अगर भारत 90 डिग्री पर होता, 90 डिग्री लैटिट्यूड पर, भारत में स्नोफॉल होता। भारत अगर इक्वेटर पर होता तो भारत में हर रोज बारिश होती। तो लैटिट्यूड का इफेक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस पर रेनफॉल का। अब बात करते हैं हाइट की, तो बिल्कुल हाइट का इफेक्ट पड़ता है। देखिए कैसे, जैसे ये हमारा ओशियन है और यहाँ से विंड चलकर आएंगी, तो ये प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यूज है, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, या बीच में रास्ते में यहाँ पर माउंटेन आ गए। जैसे कि आप देख लीजिए, आपने देखा था अभी यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल घाट है, ये ऊंचाई है, वेस्टर्न कोस्टल घाट पर्वत है, ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई की वजह से यहाँ ज्यादा बारिश होती है और यहाँ ज्यादा बारिश नहीं हो पाती वेस्ट ईस्ट की तरफ। वैसे ही जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है और कहीं कहीं पर अधिक भी होगी। माउंटेन है, उसी साइड से आपकी विंड्स आ रही है, तो बारिश जो होगी माउंटेन के एक तरफ होगी। जैसे यहाँ पर इधर से ये ओशन है आपका और विंड्स इस साइड से आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बारिश होगी, इस वाले एरिया में बारिश हो जाएगी माउंटेन के, और इस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी। तभी इस वाले एरिया को हम बोल देंगे रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जो हाइट है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंडियन मानसून पर भी, और इवन हर तरह के मानसून पर। वैसे यहाँ पर भारत की क्लाइमेट, और देखिए मैं मानसून की बात करने लगी, मानसून की बात इसलिए करने लगी क्योंकि जो क्लाइमेट है वो क्या है? क्लाइमेट के जो फैक्टर है वो रेनफॉल है, वो टेम्परेचर है,
वो आपका ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना, आर्द्रता है। तो सारे के सारे फैक्टर मिलकर तो हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट का क्या होता है, आप गर्म जलवायु है मीन्स टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उमस भरी जलवायु है मीन्स पानी भरा हुआ है एटमॉस्फेयर में, ठंडी जलवायु है मीन्स टेम्परेचर कम है, सुहाना मौसम है मीन्स ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर थोड़ा कम है। तो क्लाइमेट हम जब यूज करते हैं वर्ड तो उसका मतलब होता है रेनफॉल, उसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी, उसका मतलब होता है साइक्लोन वगैरह जितनी भी ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है, आर्द्रता, वायु दाब, इन सभी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सभी इफेक्ट डालते हैं लेकिन लॉन्गिट्यूड नहीं डालता। क्वेश्चन है आपके लिए, जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? जेट फ्लो इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ। तो जेट क्या है? जेट विंड्स या जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। आपको सब जेट स्ट्रीम भी मिलेगा, जेट प्रवाह भी मिलेगा, या रोक्स भी, तरंग भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारे नाम है लेकिन जो आपको ज्यादातर जीएस में मिलेंगे जेट प्रवाही आप याद रखना। तो ये क्या है? ये मौसमी वातावरण नहीं, वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं, आवधिक जलगति नहीं, ये भूविक्षेपी पवन है। ये कहाँ पर होती है? ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, देखिए ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सबसे, ये अर्थ है, ये ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस तरह से है। तो जो एक ट्रोपोस्फियर है हमारा क्षोभ मंडल, वायुमंडल का लोअर मोस्ट जो पार्ट है जिसको हम क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन सारी होती हैं, फॉग, स्मॉग, साइक्लोन, सभी कुछ यहीं पर हमें मिलेंगे। लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में जो होगा वहां में क्या मिलेगा? यहाँ आप जाओगे तो हमें वहां पर इस तरह से जो गैसें हैं वो स्पाइरल मूवमेंट में है। स्पाइरल मूवमेंट ऑफ गैसेस इन अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर कोल्ड जेट स्ट्रीम। देखिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसें हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं तो वो विंड्स हैं, अगर वो स्पाइरल मूवमेंट करती हैं, ऊपर उठती नीचे आती हैं, ऊपर उठती नीचे आती हैं, तो वो होती है जेट स्ट्रीम। अगर हमारे एटमॉस्फेयर की गैसें साइक्लोनिकल सर्कुलर घूमने लगेंगे, हाँ गैसें हैं, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, वो गोल गोल घूमने लगे तो साइक्लोन। इस तरह से स्पाइरल मूवमेंट करे तो जेट स्ट्रीम। अगर वो हॉरिजॉन्टल चलती है तो उसको हम बोलते हैं विंड्स। अगर वो नहीं चल रही, सारी गैसें बिल्कुल स्टेबल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जहां भी मैं हूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, लेकिन वो स्टेबल है, उनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है अभी, तो उसको हम बोलते हैं एयर, वायु। तो याद रखना, वायु नहीं चलती है, वायु नहीं चलती है, वो स्थिर है। पवन चलती है, विंड चलती है। तो अब ये मत बोलना आज हवा नहीं चल रही, आप बोलना आज पवन नहीं चल रही, आज विंड्स नहीं चल रही है, क्योंकि वायु तो चलती ही नहीं है बेटा। चलिए, तो उनको हम बोलेंगे भूविक्षेपी पवन। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? The world's largest camel fair is organized in which of the following cities? तो प्यारे बच्चों, ये आपके राजस्थान के पुष्कर में सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है, क्योंकि वहां पर, अब ऊंट का क्या, ऊंट मेला क्यों? क्योंकि इसलिए डेजर्ट है और डेजर्ट की सवारी ऊंट होती है। जो राजस्थान है, राजस्थान में थार डेजर्ट है, और थार डेजर्ट ये मत सोचना पूरा राजस्थान थार डेजर्ट है, नहीं। राजस्थान में तो अरावली माउंटेन भी है, हड़ौती प्लेट्यूज भी है, प्लेन भी है और डेजर्ट भी है। तो 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इनमें आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। और थार डेजर्ट की सवारी है ऊंट, तो इसलिए ऊंट का मेला तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल? देखिए अगर आपको पता है भारत की डायरेक्शन है ये ईस्ट, ये भारत की जो डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां मीन्स वेरी सिंपल पूर्व की तरफ मिलेंगी। पूर्वांचल की पहाड़ियां पूर्व की तरफ मिलेंगी, तो इनमें से कौन सी वेस्ट ईस्टर्न हिल्स है? तो अगर मैं बात करूं सेवरोय, जावोडी, बिलगिरी, तो ये पूर्वी घाट पर्वत है, ईस्टर्न कोस्टल घाट है, यहाँ पर मिलेंगे। अनाईमुड़ी आप सब जानते हैं दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, जो कि वेस्टर्न कोस्टल घाट, पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, और डोडा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर मिलेंगी। खासी की बात करें तो ये मेघालय में मिलेंगी आपको, खासी और जयंतिया मेघालय में मिलेंगी। और मिजो की बात करें तो मिजो और नागा ये जो आपको थोड़ा ऊपर मिलेंगी, इनको हम पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं। खास और जयंतिया वैसे तो ईस्ट में है, लेकिन ये इनको पूर्वांचल की पहाड़ी में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये माउंट हिमालय का भाग नहीं है, इसलिए पूर्वांचल की पहाड़ियां हम उनको ही बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा माउंट हिमालय है
वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है बेटा, तो जो हिमालय का माउंट है उसको ही हम बोलेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। जो आपकी खासी है, जयंत यहाँ ये वेस्टर्न कोस्ट, सॉरी जो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका पार्ट है, ये मेघालय पठार का पार्ट है। और मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग था, तो इसको भी हम साउथ की पहाड़ियों में ही काउंट करेंगे। बेशक वो थोड़ी सी ईस्ट की तरफ है क्योंकि वो यहां से टूट कर गया था। क्लियर? चलिए, तो मिजो और नागा पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ईस्टर्न हिल्स में हम काउंट करेंगे। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? Which of the following mountain ranges belong to the state of राजस्थान? तो वेरी इजीली मुझे अच्छे से पता है, आप सबको राजस्थान के बारे में थोड़ा भी पता चला होगा। तो आइए देखते हैं राजस्थान का मैप। राजस्थान का मैप कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। कुछ अगर आप राजस्थान का अलग से मैप देखोगे तो जो राजस्थान का मैप है बेटा वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस तरह से राजस्थान का मैप हमें ऐसे, ये पार्ट है हमारा राजस्थान का। तो ये हिस्सा थार डेजर्ट है, ये हिस्सा अरावली है, अरावली माउंट अरावली, ये हिस्सा हड़ौती पठार है और ये हिस्सा आपका मैदान है। तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है, तो अरावली मिलता है आपका राजस्थान में। वैसे तो अरावली की बात करें, जो ओल्डेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, वो आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। लेकिन ये हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। हाईएस्ट पीक जो अरावली की गुरु शिखर है वो भी आपके राजस्थान में ही सिरोही डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। तो ये है आपका अरावली। जबकि सह्याद्री हम किसको बोलते हैं? आप जानते होंगे सह्याद्री हम पश्चिमी घाट पर्वत को ही बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो कि दक्षिण भारत का, सदर्न इंडिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन है। सतपुड़ा आपको पता ही है एमपी में है, जिसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। विंध्याचल पर्वत भारत के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, यहां से लेकर गुजरात से बिहार तक। इवन क्वेश्चन भी आता है कि भारत का कौन सा माउंटेन भारत के सेंटर में पड़ता है या दो भागों में डिवाइड करता है। तो विंध्याचल पर्वत जो कि गुजरात से फैला हुआ है बिहार तक, बिल्कुल ईस्ट तक तो नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन बनते सेंटर में है। इसकी हाईएस्ट पीक गुडविल है, तो याद कर लेना सभी की हाईएस्ट पीक भी और लोकेशन भी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान बारिश होती है? तो देखिए इनमें शीत ऋतु के दौरान जो बारिश होती है वो होती है तमिलनाडु। अच्छा, मैदान की बात करो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन आए कि भारत के किस मैदान में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा, रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा, शीत ऋतु में, तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो प्लेन है उस प्लेन का नाम होता है कोरोमंडल। देखिए हमारे भारत में जो प्लेन है ना वो ग्रेट प्लेन भी है। ग्रेट प्लेन 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, पंजाब प्लेन, राजस्थान प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। सेम जैसे जो हमारे प्लेन है, ये सदर्न प्लेन, ये कोस्टल प्लेन है वेस्ट में और ये कोस्टल प्लेन है ईस्ट में। तो ये जो है ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। वेस्ट की तरफ गुजरात प्लेन, फिर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार। सेम ईस्ट की तरफ जो प्लेन है वो 3 भाग में बटा हुआ है। उत्कल प्लेन जो कि आपका ओडिशा में है, उत्तरी सरकार जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये आपका कोरोमंडल प्लेन जो कि तमिलनाडु के प्लेन को हम बोलते हैं। तो एग्जाम में ना आते हैं साउथ के प्लेन, साउथ के माउंटेन, साउथ की पीस, साउथ के रिवर्स, तो आप नॉर्थ और साउथ इंडिया को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। उस भौगोलिक विशेषता का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपका पाक जलडमरू मध्य है। ये हमारा प्यारा भारत, ये श्रीलंका, और यहाँ पर 2 चीजें हैं वैसे तो, ये आपकी मन्नार की खाड़ी भी है और जो वाटर स्टेट है ये आपका वो है पाक स्टेट। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से आप सबने समझे होंगे और क्लास को पढ़ा होगा। जो भी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं बच्चे तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, पूरे अच्छे मन से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई किसी तरह का डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, क्योंकि टीचर्स के बिना आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, लेकिन देखिए
क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये आपका एसएससी क्या क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें है ना वो आपको टीचर बताएं। आप कर लोगे लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। टीचर का अपना एक्सपीरियंस है, उससे आप एक्सपीरियंस आप जो है वो आपके काम आएगा। तो एक्सपीरियंस अगर आप खुद का एक्सपीरियंस करोगे तो उसमें टाइम लगेगा बेटा, एज निकल जाएगी तब तक, क्योंकि हर एग्जाम की टाइम लिमिट है। आपको पता ही एज लिमिट होती है। फिर आप 60 ईयर्स में या 40 ईयर्स में अगर आपको जॉब मिलती है तो जॉब का कोई बेनिफिट नहीं है। पूरी जिंदगी तो स्ट्रेस और दूसरों पर डिपेंड होकर निकल जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एग्जाम क्लियर करो। उसके लिए आपको राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर सारी गाइडेंस मिलती है। आप हर टीचर से पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड लक।